नमस्कार दोस्तों, मैं वनीता जैन अपने स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी आज की कहानी में है पैसों के साथ परिवार भी ज़रूरी है। उस दिन काफ़ी लंबी यात्रा के बाद सुबह 4 बजे मैं घर पहुँचा। पहुँचते ही दरवाज़ा खटखटाया तो पत्नी निशा ने भरी नींद में आकर दरवाज़ा खोला और मेरे अंदर प्रवेश किए बिना ही पलटकर अंदर चली गई। मुझे चाय की तलब थी, उससे ये कहना था पर कह नहीं पाया क्योंकि वो सोने जा चुकी थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर कमरे में आकर अपना सामान एक तरफ रख कपड़े बदलकर पलंग पर लेट गया। खुद से रसोई में जाकर चाय बनाने की इच्छा नहीं हुई। निशा बच्चों के साथ जाकर सो गई। ना उसने मुझसे कुछ पूछा और ना ही मैंने कुछ कहा। इस तरह हमारी मुलाकात अक्सर होती थी, या यूं कहें कि सप्ताह में 2-3 बार होती थी। मेरा काम मार्केटिंग का था, इसलिए अक्सर मैं रात को लेट आता था। निशा भी इन चीज़ों की आदी हो चुकी थी, इसलिए उनींदी आकर दरवाज़ा खोलती थी और फिर कमरे में जाकर सो जाती थी। आखिर उसे सुबह जल्दी भी उठना होता था। बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम, बाजार के काम, ऐसे बहुत से काम होते थे उसके पास। पर आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज माँ की याद आ रही थी, जो अभी 7 महीने पहले ही स्वर्ग से धारी थी। जब तक माँ थी, दरवाज़ा माँ ही खोलती थी। बहू को उन्होंने कभी इसके लिए परेशान नहीं किया। बड़ी सीधी थी मेरी माँ कुसुम। गम में भी खुश रहती थी। पर माँ की अपनी खासियत थी। मैं जब भी लेट आता था तो वो ही उठकर दरवाज़ा खोलती थी और वो ये इंतज़ार नहीं करती थी कि मैं अंदर जाकर दरवाज़ा खुद बंद करूँगा। जब तक मैं अंदर ना आ जाता, दरवाजे पर ही खड़ी रहती। मेरे अंदर आने के बाद दरवाज़ा भी वो खुद ही बंद करती थी और फिर ये ज़रूर पूछती थी, राजीव थक गया होगा, चाय पिएगा? कभी कभी मैं ना कह देता था, पर कभी कभी जब हाँ कहता था तो वो बहू को आवाज़ नहीं देती, बल्कि खुद रसोई में जाकर मेरे लिए चाय ज़रूर बना कर लाती थी। जब तक मैं चाय पी रहा होता था, तब तक वो मेरे पास ही बैठी होती थी। कहती कुछ भी नहीं थी, बस चुपचाप बैठी होती थी। चाय पीकर मैं कप टेबल पर रखता था और अपने कमरे में जाकर सो जाता था। वो भी अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। बस ऐसी ही हमारी मुलाकात होती थी। पिताजी थे नहीं, माँ ने ही मेरी परवरिश की थी। बचपन में मैं उससे बहुत बातें करता था और वो मेरी हर बात सुनती थी। पर शादी के बाद ये सब कम होता गया और जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, हमारी मुलाकात मौन ही होती थी। समय के अभाव में, या यूँ कहें कि शादी के बाद अपनी पत्नी पर उसकी जिम्मेदारी डाल मैं बेफिक्र हो चुका था, इसलिए कभी उसे वक्त नहीं दे पाया। आज भी मुझे याद है, कई बार वो मुझसे बोलती रहती थी, पर मैं उसे हाँ और हूँ में जवाब देता रहता था। शायद मैं उसकी बात सुनता भी नहीं था, पर फिर भी वो खुशी खुशी मुझसे बातें करती थी। ये अलग बात है कि मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने आखिरी बार उससे जी भर के कब बात की थी। पैसा कमाने की दौड़ में मैं उसे काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। जब वो बीमार हुई थी, तब भी मैं उसके साथ नहीं था। मैंने निशा को पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी उसे दे दी थी। निशा ही उसे लेकर अस्पताल दौड़ती थी। वो कई बार कहती भी थी कि कुछ देर माँ के साथ बिता लो, पर मुझे तो पैसा कमाना होता था, क्योंकि मुझे मार्केट संभालना होता था। आखिर सरवाइव करने के लिए कमाई भी ज़रूरी है। परिवार को पालने के लिए पैसा ही तो चाहिए, बस यही मेरी सोच रही। जब वो अपने अंतिम सांसें गिन रही थी, उस दिन भी मैं उसके पास नहीं था। मैं किसी ज़रूरी मीटिंग में गया हुआ था। निशा ने वीडियो कॉल भी लगाया। शायद माँ मुझसे बात करना चाहती थी, मुझे देखना चाहती थी, पर मैंने कॉल रिसीव ही नहीं किया। क्या करता, मीटिंग में जो था। मेरी भी अपनी मजबूरी थी। आखिर पैसा और प्रमोशन भी बहुत ज़रूरी है। पर आज मैं ये सब बात क्यों याद कर रहा हूँ? अचानक माँ कैसे याद आ रही थी।
आज इतने दिनों बाद मैंने ट्रेन से सफ़र किया था, नहीं तो मैं बस से या कंपनी की कार से ही ट्रैवल करता हूँ। हालांकि मेरा रिजर्वेशन था, पर आज मीटिंग इतनी लंबी हो गई कि काफ़ी वक्त लग गया। मैं दौड़ा दौड़ा फिर भी बस स्टैंड तक पहुँचा, लेकिन तब तक बस रवाना हो चुकी थी। सोचा कोई दूसरी बस मिल जाएगी, पर दुर्भाग्यवश वो भी नहीं मिली। तब किसी ने कहा कि कुछ देर बाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना होने वाली है, जो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी। बस फिर क्या था, मैंने ऑटो पकड़ा और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचकर टिकट लिया। अब रिजर्वेशन तो कहाँ से हो, सो मैंने जनरल में टिकट लिया और धक्का मुक्की के बीच ट्रेन में पहुंच गया। पर सबसे बड़ी जीत मेरी तब हुई जब मुझे खिड़की के पास वाली सीट मिल गई। खिड़की के पास वाली सीट पर बैठकर मैं अपने आप को बड़ा विजेता समझ रहा था। यहाँ तक कि सीट के पास वाली फर्श को भी मैंने अपना सामान रखकर अपने कब्जे में कर लिया, ताकि आराम से बैठ सकूं। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, इसलिए उधर ना देखकर मैं खिड़की के बाहर स्टेशन के नज़ारे देखने लगा। तभी अचानक ट्रेन में से ही आवाज़ आने लगी, अरे उधर कहाँ जा रही है? अपने बेटे को संभाल, दिख नहीं रहा तुझे भीड़ है यहाँ। पता नहीं कैसे कैसे लोग ट्रेन में सफ़र करने के लिए चढ़ जाते हैं। अरे ऐसे बेटे को तो घर पर रखती, कहाँ लेकर घूम रही है? दिख नहीं रहा है क्या तुझे? हम खड़े हुए हैं, खुद के लिए जगह नहीं है, तुझे जगह कहाँ से दी? नहीं नहीं, मेरे बच्चों के पास बैठाने की ज़रूरत नहीं है अपने इस बेटे को। इसका क्या भरोसा मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचा दे तो? मैं भी जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। तभी भीड़ को चीरती हुई एक 40-45 साल की औरत अपने 13-14 साल के बेटे को गोद में उठाए वहीं आ धमकी। देखने में निम्न मध्यम वर्गीय लग रही थी। सस्ती सी कॉटन की साड़ी पहन रखी थी, सिर पर पल्लू ले रखा था। वही वो 13-14 साल का किशोर लड़का जो अपनी पूरी हाइट ले चुका था, मंदबुद्धि प्रतीत हो रहा था। इतने बड़े बेटे को अपने गोद में उठाए वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुझसे बोली, भैया जी अगर बुरा न मानो तो मैं अपने बेटे को यहाँ नीचे फर्श पर बैठा लूँ? कोई भी सीट नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि हमें अपने पास भी खड़े होने नहीं दे रहा है। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और फिर उसके बेटे की तरफ, लेकिन उसने बोलना जारी रखा, बस अगले स्टेशन पर ही उतरना है मुझे। इतनी देर कैसे इसे गोद में लेकर खड़ी रहूंगी? इसे फर्श पर बैठा दूंगी तो थोड़ी देर मुझे भी आराम मिल जाएगा। 15-20 मिनट की बात है भैया जी, फिर तो मैं इसे लेकर उतर जाऊंगी। पता नहीं क्यों दिमाग तो हाँ नहीं कर रहा था, पर क्या सोचकर मेरा हाथ अपने आप ही सामान की तरफ चला गया और मैंने अपना बैग उठाकर गोद में रख लिया। ये देखकर उसने अपने बेटे को वहाँ फर्श पर बैठा दिया और खुद भी उसके साथ फर्श पर ही बैठकर अपनी साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछने लगी। तभी उसके बेटे ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। ये देखकर उसने उसे दुलार करते हुए कहा, बस बेटा थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। मेरा प्यारा बेटा तब तक चुपचाप बैठेगा। उसने भी हाँ में सिर हिलाया और अपनी माँ की आज्ञा मानकर चुपचाप बैठ गया। मैं दोनों की क्रियाओं को बड़े गौर से देख रहा था। मन में सवाल चल रहे थे कि इतने बड़े बेटे को जो मानसिक तौर पर बीमार है, गोद में उठाकर अकेली क्यों घूम रही है? इसके साथ घर का कोई व्यक्ति क्यों नहीं है? ये अकेली कैसे संभालती होगी इसे? तभी उस औरत की निगाह मुझसे टकराई, जिससे मैं झेप गया। मेरे मन में चल रहे सवालों को समझकर उसने कहा, ये मेरा बेटा है भैया जी, थोड़ा बीमार है पर किसी को परेशान नहीं करता। पर फिर भी पता नहीं क्यों लोग इसको देखकर डरते हैं, कहते हैं कि यह मंद बुद्धि है, इसे अपने पास भी नहीं बिठाते। तुम इसका इलाज क्यों नहीं कराती हो? अचानक मेरे मुंह से निकल गया। इतना पैसा कहाँ है भैया जी? हम तो रोज कमाते हैं तो खाते हैं, हमारे पास इलाज कराने के पैसे कहाँ? तो तुम्हारे साथ परिवार का कोई सदस्य क्यों नहीं है? इसे तुम अकेले ही संभाल रही हो। पता नहीं क्यों
मैं भी सवाल पर सवाल किए जा रहा था। भैया जी, कहने को तो पूरा परिवार है, सास, जेठ, जेठानी, उनके बच्चे, पति सब है, पर इसकी देखभाल के लिए कोई नहीं। शादी के पूरे 10 साल बाद हुआ था ये। वो 10 साल मैंने कैसे निकाले थे मेरा जी ही जानता है। बांझ बोल बोल कर दुनिया भर के ताने मारे थे उन लोगों ने। जीना मुहाल कर रखा था मेरा। पर मेरे पति मेरे साथ थे। मंदिर मंदिर भटकी थी मैं एक औलाद के लिए, तब जाकर इसका चेहरा देखना नसीब हुआ था मुझे। पर जब घर वालों को ये पता चला कि मेरा बेटा, बोलते बोलते वो चुप हो गई। आंखों में आंसू आ गए। अपने पल्लू से अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, अनाथ आश्रम छोड़कर आने के लिए कह दिया था उन्होंने। इस बार तो पति ने भी साथ नहीं दिया उनका। पर ऐसे कैसे अनाथ आश्रम छोड़ देती भैया जी? आखिर इसे जन्म दिया है मैंने। ये तो भगवान का प्रसाद था मेरे पास, जिसने मुझे माँ होने का सौभाग्य दिया था। बस लड़ पड़ी मैं भी उन लोगों से। अब कोई कुछ नहीं कहता मुझे, पर हाँ, इसकी देखभाल कोई नहीं करता। मैं इसे अपने साथ ही फैक्ट्री ले जाती हूँ और अपने साथ ही वापस ले आती हूँ। ये किसी को परेशान नहीं करता, इसलिए फैक्ट्री वालों ने भी मना नहीं किया इसे लाने के लिए। इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है तुम में? देख रहा था कि तुम ही इसे गोद में उठा कर ला रही थी। परेशानी नहीं होती तुम्हें? माँ हूँ भैया जी, अपने बच्चों के लिए तो दुनिया से लड़ जाऊं। आप तो हिम्मत की ही बात कर रहे हो। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती। बच्चे अपनी माँ को भूल जाएं, पर माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। उसके शब्दों ने मुझे नींद से जगा दिया। शब्द नहीं था, एक करारा थप्पड़ था जो सीधे मेरे गाल पर आकर लगा था। मेरी माँ ने भी तो मुझे पिताजी के जाने के बाद पाला था। सही तो कह रही थी वो। मैं अपनी माँ को भूल गया, पर माँ अंतिम समय भी मुझे ही याद कर रही थी। काश मैंने उस समय माँ से बात कर ली होती। भला 2 मिनट में मेरा क्या नुकसान हो जाता। मेरी पत्नी तो एक अच्छी बहू बन गई, पर मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह जब उठा तो देखा निशा रसोई में थी। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो चुके थे। जाते हुए वो अपनी मम्मी को बाय करके बाहर जाने लगी। तभी मैंने उन दोनों से कहा, मैं भी तो खड़ा हूँ, मुझे बाय क्यों नहीं किया? दोनों बच्चे ठिठक कर खड़े रह गए। उन्हें लगा कि मैं उन्हें डांटूंगा, पर मैं उनके पास आया और उन्हें गले लगाते हुए बोला, चलो आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ अपनी कार से। दोनों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, पर खुश थे। ये उनके लिए सुखद था और निशा के लिए भी। पर मुझे अब समझ में आ गया था कि पैसों के साथ परिवार भी ज़रूरी है। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसी नई नई कहानियाँ लाने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा नया वीडियो आते ही आपको तुरंत मिल जाए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।